तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक, मस्त। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का आज है लेक्चर नंबर 5। पिछले 3 लेक्चर से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड माइनर्स कोफैक्टर्स को भी डिस्कस किया। आज है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हेडिंग देख करके आपको समझ आ गया होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर से डिटरमिनेंट पढ़ते पढ़ते हमने फिर से मैट्रिक्स के ऊपर यूटर्न ले लिया। ठीक है, इस अब जो आगे के 2-3 लेक्चर जो आने वाले हैं उसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एडजॉइंट क्या है। इसको समझने के लिए पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं। ध्यान से, एडजॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेंगे। लेट सपोज कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब इसका एडजॉइंट निकालना है हमें। एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होता है उसको ADJA इससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A, और दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज करना है किसका? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो अगले स्टेप में हमारा क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। अब ये कोफैक्टर क्या होता है? आपने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था हमने कि इसका कोफैक्टर दिस डिलीट पहले माइनर्स निकालना पड़ेगा, तो माइनर्स निकालने के लिए है ना दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करते थे, और चूंकि यहां पर माइनर्स इन कोफैक्टर्स प्लस साइन के साथ इक्वेट होते थे, तो जो माइनर्स होगा वही कोफैक्टर होगा, है ना। तो यहां का कोफैक्टर निकालेंगे और उसको यहां पर रखेंगे, यहां पर। फिर यहां का कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हमें माइनर्स निकालना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव लगाएंगे तब जाकर के C12 आएगा, है ना, यहां का कोफैक्टर। वैसे ही यहां पर ये C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, है ना। अब ये जो कोफैक्टर, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल करके उस एलिमेंट के जगह पर रख देते हैं ना, तो जो मैट्रिक्स आता है दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो हमारा है, ये है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? आप कहोगे सर C11, है ना, C1 को R1 को C1 बना रहे हैं, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ये जो मैट्रिक्स आया दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। ये एडजॉइंट है, बस इतनी सी काम करनी है। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसके लिए माइनस निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? तो कैलकुलेशन है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है, बस आप निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल एक हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, साधारण सा, है ना। 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4, और आपसे बोला जाए कि इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट निकालने के लिए सर हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, दैट मीन C11 क्या होगा? C11 इज इक्वल टू प्लस M11, है ना। इसको डिलीट, तो ये +4 होगा। अच्छा, फिर C12 क्या आएगा? C12 जो होगा वो -M12 होगा, है ना। इसका माइनस निकाल करके उसमें नेगेटिव लगाएंगे तब जाकर के C12 आएगा। दिस डिलीट क्या होगा? दिस इज -3। इस एलिमेंट का जो माइनर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, उसमें नेगेटिव लगाएंगे। अच्छा, फिर C21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M21, और ये कितना आएगा? तो ये डिलीट, है ना। जिस रो और कॉलम में
वो एलिमेंट होता है उस रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, बचेगा 2, तो -2 और C22 इज इक्वल टू प्लस M22 और दिस इज इक्वल टू 1। तो अगर हम एडजॉइंट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। लिखो कोफैक्टर को 4 है ना, -3 -2 एंड 1, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा, ये होगा 4 -3 -2 एंड 1, दिस इज एडजॉइंट ए। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट यहां से यहां देखो क्या हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, इनको सिर्फ इंटरचेंज कर दिया गया है ना, डायगोनल एलिमेंट्स गेट इंटरचेंज, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज हो गया, ऐसा नहीं लग रहा है क्या? देख लो, ये आपस में इंटरचेंज और इनका सिर्फ साइन चेंज हुआ है। तो जब भी सेकेंड ऑर्डर का, आज से हम एक बात ध्यान रखेंगे, ब्रह्मास्त्र, शॉर्ट ट्रिक है ना, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि जब भी कोई मैट्रिक्स है ABCD और सेकेंड ऑर्डर का है ना, दिया रहेगा और इसका एडजॉइंट निकालना पड़े हमें, एडजॉइंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा A, है ना, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो, इनका सिर्फ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये -B और दिस इज -B, विच इज आवर रिक्वायर्ड एडजॉइंट, बात समझ आ गया? तो एडजॉइंट निकालना कितना आसान है ना, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ा सा। अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट देगा तो फिर कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, हालांकि थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो चलो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के ऊपर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, जिसमें सेकेंड ऑर्डर के बाद हम थर्ड ऑर्डर का भी देखेंगे। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपके लिए बच्चों वाली बातें हो जाएंगी। क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो, -6 और 2, -6 एंड 2 हो गया, और नॉन डायगोनल का सिर्फ साइन चेंज करो, तो ये -4 था तो +4 और ये +3 था तो -3, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें कोई ट्रांसपोज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाला करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चन दिए गए तो कैसे निकालेंगे? तब तो सर हमें करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, है ना। इस थर्ड क्वेश्चन में हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं, C11, C12, C13, ठीक है। थोड़ा सर स्पेस कम कीजिए, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33, है ना। हर एक एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अच्छा, कोफैक्टर निकालने के बाद यहां पर कोफैक्टर निकालने के लिए यहां पर हमें क्या करना होगा? +M11 -M12 +M13, ये इसका सम ऑड है तो ये होगा -M21 +M22, है ना। ये तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये -M23 +M31 -M32 एंड +M33। देन देखो यहां पर डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, क्या होगा? दिस डिलीट 3 -0, ये 3 आ गया, है ना। अच्छा, यहां पर R1 डिलीट, C2 डिलीट, 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 10। यहां पर R1 डिलीट, C3 डिलीट, 0 और तो ये +6, ये +6। अच्छा, यहां पर देखो, एक मिनट, यहां पर माइनस था ना, दिस डिलीट तो 2 और माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, +10 आया था तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है, -10,
-10 है ना। अच्छा मैं डायरेक्ट लिख दूं सबका, आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं डायरेक्ट सबका लिख रहा हूं। +3 -12, गड़बड़ हो रहा है सर, इसमें गड़बड़ हो रहा है, माइनस, अरे यार या -12 होगा ना, है ना, आप सही कैलकुलेशन करना। +3 -12 +6, नेक्स्ट 152, दिस इज 1, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, है ना, साइन के साथ में लिख रहा हूं। -11 -1 +5, -11 -1 एंड +5, ये है 9 के 9 एलिमेंट का कोफैक्टर। अब क्या करेंगे, एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करें आप, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, पहले कोफैक्टर लिख लो आप, 3 -12 6 1 5 2 एंड -11 -1 एंड 5, इसका ट्रांसपोज। अरे वाह, इतना काम करना है सर, हाँ जी इतना काम करना पड़ेगा। अब इसका ट्रांसपोज करोगे आंसर आ जाएगा, 3 -12 6 1 5 2 1 5 2 -11 -1 एंड 5, दिस इज योर एडज्वाइंट ऑफ ए। इतना काम करना होता है, इतना काम करना होता है सर, मजा नहीं आया सर। कोई जैसे इसका शॉर्ट ट्रिक आपने बताया ना, वैसे ही थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए भी एडज्वाइंट निकालने का कोई शॉर्ट ट्रिक बताइए। चलो देखते हैं, है ना, एक बार जेन्युइन तरीका से दोनों करना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। और इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बता रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू, एडज्वाइंट का वैल्यू। शॉर्ट ट्रिक देखो, देखो रे बाबा देखो, शॉर्ट ट्रिक क्या करना है कि एज इट इज इसको कॉपी मार दो पहले, 1 है ना, -1 2 2 3 5 -2 0 एंड 1, कॉपी कर दिए, है ना, कॉपी हो गया। अब क्या करो कि जो ये C1 और C2 था ना, इसको एक बार फिर से लिखो आगे, है ना, ये 1 2 -2 -1 3 और 0, क्यों कर रहे हैं, बस कोई लॉजिक नहीं, शॉर्ट ट्रिक है भाई साहब, आंख बंद करके मैं जो बोल रहा हूं करते जाओ, ब्रह्मास्त्र हमेशा आंसर आएगा, है ना। हमने C1 और C2 को कॉपी कर दिया। अब इस वाले में जो R1 और R2 बनाए ना, इसको फिर से नीचे कॉपी करो, नीचे कॉपी करो तो क्या होगा, 1 1 -1 2 1 एंड -1, उसके बाद 2 3 5 2 एंड 3, कुछ इस प्रकार से। अब क्या करना है इसमें कि R1 को, अब इस अरेंजमेंट जो R1 और C1 है उसको डिलीट कर दें, R1 को हम डिलीट कर दिए और C1 को भी डिलीट कर दिए, ठीक है ना। जो बचा अब उसको एज ए डिटरमिनेंट हम निकालते जाएंगे। देखिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना होगा, 3 -0, यहां पर लिखो, फिर दिस इंटू दिस -10 और -2 कितना, -12 लिख दिया, दिस इंटू दिस 0 -6, हाँ माइनस +6, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये अगले वाले में आते हैं, अगले वाले में क्या होगा, 0 इंटू 2 0 +1 तो 1 हो गया, 1 इंटू 1 1 -+1 तो 5। समझ गए सर क्या करना है, क्लियर हो रहा है क्या। ये पहली बार मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बस ऐसे निकाल सकते हो, समझ आ गया। फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। अच्छा अगले वाले में दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस, ऐसे करके अब ये जो आएगा इसका तो ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है थर्ड ऑर्डर के लिए, शॉर्ट ट्रिक में भी, है ना। और इतना, इससे तो सर आसान है ना, इतना कुछ करने से तो बच सकते हैं हम। लेकिन फिर मैं बोलूंगा बोर्ड वाला इसको नहीं जानता, बोर्ड में इसको करोगे पेपर वाला बुरा मान जाएगा, इसलिए बोर्ड में तो इसी तरीका से करना होगा। क्लियर हो गया ना। शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ओके, तो ये था एडज्वाइन का कॉन्सेप्ट। अब देखो क्या होता है ना कि एडज्वाइन के क्वेश्चन में कभी कभी बोलेगा कि एडज्वाइंट का डिटरमिनेंट निकालो, कभी कभी बोल देगा कि ये निकालो। एडज्वाइंट निकालना कम था क्या, जो अब उसका डिटरमिनेंट भी पूछ रहे हो। पेपर वाला यही नहीं मानता, वो कहता है ना कि आपने एडज्वाइंट जो निकाला था ना,
जो एडज्वाइंट आपने निकाला था उसका भी एडज्वाइंट निकालो, उसका भी एडज्वाइंट निकालो। और वो जो दुश्मन हमारा है सिर्फ एडज्वाइंट ही नहीं बोलता कि इसका डिटरमिनेंट भी निकालो। सर ये तो ऑलमोस्ट सुसाइड है, ये एडज्वाइंट निकालना कम था क्या? क्योंकि फिर से आपने एडज्वाइंट बोला और उस एडज्वाइंट का फिर से आप डिटरमिनेंट बोल रहे हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? क्या हम एक बार एडज्वाइंट निकालेंगे, फिर दूसरी बार एडज्वाइंट निकालेंगे, उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकालेंगे? ना बाबा ना। हम इसके लिए है ना, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज बना रखे हैं हम लोगों ने। डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, है ना, वो प्रॉपर्टी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एनसीईआरटी में मेंशन है ना, पेपर वाला एक्सेप्ट करेगा। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हम इन क्वेश्चंस को कर दिया करेंगे। ऐसे होगा, समझ आ गया ना? तो चलो देखते हैं एडज्वाइंट पर बेस्ड, एडज्वाइंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर कभी हमें a इंटू एडज्वाइंट a या फिर एडज्वाइंट a इंटू a निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको पता है कि अगर थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ तो एडज्वाइंट a निकालना अपने आप में एक टिपिकल काम है, और फिर उसका मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करना आप समझ रहे हो कितना टफ होगा। तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे। ये कह रहा है ना कि डिटरमिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए थर्ड ऑर्डर का, ऐसे थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स a है और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कुछ आ गया, 10 आ गया, तो अगर हमें एडज्वाइंट a इंटू a निकालने के लिए बोल दिया जाए या फिर a इंटू एडज्वाइंट a निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम एडज्वाइंट नहीं निकालने जाएंगे। ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट मतलब 10 इंटू इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। दैट मीन्स अगर इस 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का आएगा। इसका मतलब सर ये जो आएगा ना a इंटू एडज्वाइंट ये हमेशा स्केलर मैट्रिक्स होगा। देख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट दिखेंगे। दैट मीन्स ये क्या है, ये हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स आएगा, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ आएगा प्रॉपर्टी 1 के बारे में। और ये कैसे आता है, ऐसे थोड़ी मान लेंगे सर। आप दिखाइए कि a इंटू एडज्वाइंट a हमेशा डिटरमिनेंट a इंटू a के इक्वल आएगा। चलो देखते हैं इसका प्रूफ। प्रॉपर्टी 1, देखिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारा A11 12 13 21 22 23 31 32 33, है ना, ये हमारा थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका एडज्वाइंट क्या आएगा, एडज्वाइंट a जो आएगा वो होगा, है ना, इन सब का R1 रो 1 को, रो 1 का जो को फैक्टर आएंगे उनको हम किस में लिखते हैं, कॉलम 1 में लिखते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो C11 C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, समझ आएगा ना। डायरेक्ट मैं ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं। बेशक इनके को फैक्टर को R1 में लिखना चाहिए था, लेकिन जब ट्रांसपोज करते हैं तो R1 बिकम C1, R2 बिकम C2, R3 बिकम C3, तो वो फाइनली एडज्वाइंट है। अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा। अगर हम a और एडज्वाइंट a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3, ठीक है, इनटू C11 C12 सॉरी C21 C21 C31 C12 13 22 23 32 33, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए ये R1 के एलिमेंट और ये C1 के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा, देखो क्या आएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अरे सर, किसी रो के एलिमेंट को खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं ना, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, डिटरमिनेंट के। किसके इक्वल,
डिटर्मिनेंट के। क्लियर हो रहा है ना? अच्छा, अब अगर हम R2 का C2 के साथ करेंगे, R2 का C2 के साथ करेंगे तो क्या होगा? A21 C21 है ना, A21 यहां पर ये क्या है? C21 प्लस A22 C22 है ना। R2 का C2 के साथ हम कर रहे हैं A22 C22 प्लस A23 और C23, ये भी किसके इक्वल? इसके इक्वल। बात समझ आ रहा है ना? अच्छा, हम R1 का करते हैं C1 के साथ, R1 का C1 के साथ करते हैं तो कहां लिखते हैं? यहां पर। फिर R1 का C2 के साथ करेंगे तो यहां पर, और R1 का C3 के साथ करेंगे तो यहां पर, ऐसे लिखते हैं ना। तो R1 C1 का हो चुका था, R1 C2 का एक बार कर लेते हैं, R1 और C2 का। तो ये होगा A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। अरे सर, किसी रो के एलिमेंट और दूसरे रो के कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ आ गया ना? तो ये R1 C1 का हमने किया, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? R1 का C1 के साथ तो ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। फिर R1 का C2 के साथ, देखो ये है R1 C1, दिस इज R1 C1 और दिस इज R1 C2, तो R1 C1 किए तो डिटर्मिनेंट, R2 C2 किए तो 0। वैसे ही R3 C3 करेंगे, R1 C3 करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट और थर्ड रो के एलिमेंट, ये थर्ड रो के कोफैक्टर, थर्ड रो के ही कोफैक्टर है ना जो वहां पर दिख रहे हैं कॉलम 3 में, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। किसी रो या कॉलम के एलिमेंट दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था माइनर स्कोप, 2 इंपॉर्टेंट बातें, उसमें से एक ये था और दूसरा ये था, एक डिटर्मिनेंट के इक्वल, दूसरा 0। फिर R2 C1 के साथ करेंगे, R2 C1 के साथ तो 0 आएगा, और R2 C2 के साथ करेंगे तो फिर से देखो यही तो है R2 C2 है ना, R2 C2 फिर से डिटर्मिनेंट के इक्वल, और ये 0 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेंगे तो वो नहीं आ जाएगा क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है ना, स्केलर मैट्रिक्स, देख लीजिए है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस प्रॉपर्टी का नाम हम लोगों ने दे दिया किंग। ये किंग है जी, इन सारे प्रॉपर्टीज में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझ आ गया? तो कभी भी ए इंटू एडजॉइंट ए निकालने के लिए बोला जाएगा, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम एडजॉइंट निकालने नहीं जाएंगे, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट के वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि एक स्केलर मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 2, दिस इज रिवर्सल लॉ। ये क्या है? याद करो, हमने ट्रांसपोज में भी देखा था रिवर्सल लॉ। क्या था ट्रांसपोज में होता था a इंटू बी होल डैश, दिस इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा, इनवर्स में भी हमने देखा था कि a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा हमने देखा था, है ना। वह उसी प्रकार से एडजॉइंट a इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। यहां पर भी एडजॉइंट बी रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, समझ आ गया? अच्छा सर, कैसे? तो चलो देखो, किंग प्रॉपर्टी, पहला वाला प्रॉपर्टी हमारा क्या है? किंग है। उसी के हेल्प से हम बाकी सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे। क्या है हमारा प्रॉपर्टी? a इंटू एडजॉइंट ए, यही है ना, यही है। दिस इज इक्वल टू दिस। इस इक्वेशन में, इसमें अगर हम a के जगह पर ए बी पुट कर दें, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए क्या करते हैं हम कि ये जो
चूंकि हमने ए बी पुट किया ना, तो यहां पर ए बी हो जाएगा। चूंकि हमें ए बी को अकेला छोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी को अकेला करना है, तो ए और बी को गायब करना पड़ेगा। इसको कैसे गायब करते हैं, दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो। आप दोनों तरफ एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ए बी, और दिस इज इक्वल टू, ये दो डिटर्मिनेंट है ना, ये तो स्केलर है तो अलग अलग हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये स्केलर बाहर निकल गए। और आइडेंटिटी देखो हमने प्री मल्टीप्लाई किया है, किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से, प्री मल्टीप्लाई। ये तो स्केलर थे भाई साहब, ये तो स्केलर है इसलिए बाहर निकल गए, है ना। और इस आइडेंटिटी में देखो, इधर हमने प्री मल्टीप्लाई किया था, तो इधर भी हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब ध्यान से देखिए, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, इंटू बी इंटू एडजॉइंट ए बी। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी और इंटू दिस इंटू आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ए ही रह जाएगा। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहे हैं क्या, हाँ सर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये बी हो जाएगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए फिर से वही काम, बी को फिर से गायब करना है, एडजॉइंट बी से प्री मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, है ना। इसमें भी प्री मल्टीप्लाई, बी तो स्केलर था ना, बी तो स्केलर है, तो एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए तो ऑलरेडी था, देख लो, क्लियर है। और ये क्या आएगा, एडजॉइंट बी इंटू बी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ये डिटर्मिनेंट बी से कैंसिल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हेंस प्रूफ। ये है, समझ आ गया ना। तो किस प्रकार से हम किंग प्रॉपर्टी को यूज करके सेकंड प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दो के लिए ही ऐसा होगा, तीन भी होंगे ना, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी सी, याद करो ट्रांसपोज में भी ये होता था, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। चार होंगे तो चारों रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अगर इसमें हम a इक्वल टू बी पुट कर दें, बी के जगह पर a पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। और इधर क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, दैट मीन्स एडजॉइंट ए का होल स्क्वायर। अगेन एक प्रॉपर्टी बन गया, है ना, कि अगर एडजॉइंट ए टू द पावर एन निकालना हो तो ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए टू द पावर एन हो जाएगा। पावर चढ़ा करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल करके पावर चढ़ाओ, दोनों बात बराबर होता है। समझ आ गया ना। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी नंबर 2, रिवर्सल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 है कि एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एन क्या है सर, एन यहां पर ऑर्डर है, एन उस मैट्रिक्स का, चूंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 2/2 3/3, है ना। एन या तो 2 होगा 3 होगा हमारे सिलेबस में, एन ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, और हमें क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ 4a निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 4a निकालना है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और 4 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद एडजॉइंट निकाल सकते हैं। पहले ये 4a उसके बाद एडजॉइंट ऑफ 4a। अब ये कह रहे हैं ना कि ये जो आएगा ये पता है किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 4 टू द पावर, ये थर्ड ऑर्डर का है ना, 4 टू द पावर 3 - 1, इसके इक्वल होगा। जो भी ये आएगा इसके इक्वल होगा,
है ना। हम एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ये आया कैसे, ये प्रॉपर्टी 3 आया कैसे। देन अगेन किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। किंग प्रॉपर्टी को यूज करके हम देखते हैं कि ये कैसे आया है। नंबर 3 प्रूफ इसका देखते हैं। हमारे पास किंग प्रॉपर्टी है, क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, हे मार्कर तुम किधर हो, इसने कहा मैं यहां हूं। ए इंटू एडजॉइंट ए, हम क्या करते हैं कि इसमें ए की जगह पर ए इंटू बी पुट कर दे, के इंटू ए पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें के का एडजॉइंट चाहिए। ए की जगह पर हम के ए पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ये होगा के इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए। अब याद करो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ के क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ या ना जी, ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के टाइम ही देखे थे, है ना, कि वो तीनों रो से निकलेगा, इसलिए स्केलर के पावर में 3 हो जाता था। तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, के टू द पावर एन, है ना, पता नहीं एन का ऑर्डर क्या है ना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो पावर में चढ़ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए यहां से एक ये के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा के टू द पावर एन माइनस 1। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एडजॉइंट ऑफ के चाहिए, तो ए को गायब करना है। ए को गायब करने का हमारे पास क्या तरीका है कि एडजॉइंट ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, एडजॉइंट ए से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एडजॉइंट ए से हमने मल्टीप्लाई किया, ए इंटू एडजॉइंट के ए ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में था, है ना, दिस इज इक्वल टू ये के टू द पावर एन माइनस 1, के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो स्केलर थे, है ना, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आई एन यही मैट्रिक्स था, इसके साथ हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, एडजॉइंट ए का, ठीक है। अब देखो ये क्या बनता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। बचेगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ के। अब किसी भी मैट्रिक्स के साथ, ये तो मैट्रिक्स ही है ना, किसी भी मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही मैट्रिक्स आएगा। दैट मीन्स ये क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ के ए, दिस इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए ही आएगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन बेहद इंपॉर्टेंट है ना। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3 की एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 में है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट टू द पावर एन माइनस 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगेन 1 किंग था, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि कभी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे करके उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला जाए तो हम एडजॉइंट नहीं निकालेंगे, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके पावर ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए फॉर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1, दैट मीन्स ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इसी को यूज करके ये वाला अभी हम देखते हैं, बात समझ आ गया। पहले इसको कि ये आया कैसे आया, तो अगेन अपना किंग क्या है जी, किंग क्या है, ए इंटू एडजॉइंट है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, देख लो हर एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमारा किंग हेल्प कर रहा है। अच्छा, अगर दोनों तरफ हम एडजॉइंट ले लें, डिटर्मिनेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, है ना। अब देखो दो मैट्रिक्स
का डिटरमिनेंट, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालना है, दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलग अलग, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, अब यहां पर देखो ये तो क्या स्केलर है ना, ये तो एक स्केलर है, और किसी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करके और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाता है, याद करो, अभी अभी हमने यूज भी किया, तो उस स्केलर के पावर में n हो जाता है, स्केलर के पावर में n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। यहां पर दैट मैट्रिक्स क्या था, आइडेंटिटी था, है ना, और इसका डिटरमिनेंट तो 1 होता है, इसका डिटरमिनेंट तो 1 होता है। तो अब देखो यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट, तो यहां से एडजॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा, ये उधर जाकर के तो पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, समझ आ गया। फॉर एग्जाम्पल कि किसी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स के, ठीक है, डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 5 है, वो 5 है, तो बोल दिया जाए कि आप एडजॉइंट ऑफ ए का क्या निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू टू द पावर 3 माइनस 1 दैट इज 5 का स्क्वायर 25 होगा, समझ आ गया। अच्छा, अगर कभी एडजॉइंट ऑफ ए जो कि थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 64 दे दिया और बोले कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, तो बताओ थर्ड ऑर्डर के लिए हमने देखा कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, दैट मीन्स दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा, समझ आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में इसको यूज कराया जा सकता है। अच्छा, ये जो नीचे वाला है सर, ये क्या है कि अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो k टू द पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली भाई आप देखो ना, इसमें अगर हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, k इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a टू द पावर n माइनस 1, यही होगा ना, k डिटरमिनेंट ऑफ k a टू द पावर n माइनस 1। अब ये स्केलर है ना, k स्केलर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, दिस पावर n माइनस 1, पावर n माइनस 1, समझ आ गया। तो इस प्रकार से, है ना, लेट सपोज कि इसी में बोल दिया जाए, इसी में बोल देता कि 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर का है ना, तो 2 बाहर निकलेगा, 2 का क्यूब होगा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए कितना था हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए 2 इंटू, ऐसे करो, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट कितना था 5 का पावर 2, 3 माइनस 1, तो 8 इंटू 25 हो जाएगा, 8 इंटू 25, है ना। तो कुछ इस प्रकार से प्रॉपर्टी नंबर 4 को यूज करके हम बड़े से बड़े लेंदी क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हो प्रॉपर्टी का पावर, है ना। तो एडजॉइंट के क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, प्रॉपर्टी यूज करके इजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने के लिए अगर बोला जाए, है ना, एडजॉइंट निकालना अपने आप में कितना टिपिकल है, हमने देखा। और फिर उसका जो भी ये मैट्रिक्स आएगा ना, जो भी ये मैट्रिक्स आएगा, बोल रहा है उसका भी एडजॉइंट निकालो। तो हम इतना नहीं करने जाएंगे भाई। ये कह रहा है ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू मैट्रिक्स ए कर दो, काम हो जाएगा। इंटू मैट्रिक्स ए कर दो, काम हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये आया कैसे, ये आया कैसे। ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू दिस इंटू दिस। इसके लिए अगेन हमारा किंग प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू दिस। अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, पुट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की जगह पर हम एडजॉइंट ए पुट कर देते हैं, है ना। तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ए की जगह पर हमने एडजॉइंट ए पुट किया, और ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर क्या पुट किया, एडजॉइंट ए। ठीक है, और दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इनटू IN। ये हो गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये चाहिए, ये चाहिए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ए से। ए से हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं। ए से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहां पर भी ये तो स्केलर था, ये तो डिटरमिनेंट है, स्केलर है, तो इसके
इसके साथ प्री मल्टीप्लाई हो गया ए। अब देखो ये क्या देता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ए। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, और इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। दिस इज इक्वल टू, अब बताओ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, पिछला प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या देंगे, ये ए आएगा, यहां से ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर के कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो डिटर्मिनेंट ए और ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक पावर और कम हो जाएगा, -2 इंटू दिस, और आइडेंटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस काम हो गया। ये तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू ए। ठीक है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ नहीं पूछा जाता आपके पेपर में, लेकिन देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज की फीलिंग होनी जरूरी है। अगर आप किसी भी फॉर्मूला को प्रूफ करते हो ना खुद से, तो फिर उसके प्रति आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। समझ आ गया ना। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी 6 क्या बोल रहा है कि इसका मान लो डिटर्मिनेंट निकाला जाए, तो इसी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये कह रहा है भैया इतना कुछ नहीं करेंगे, क्या करो दोनों तरफ इसी में डिटर्मिनेंट ले लो। ये आया था ना, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, तो एडजॉइंट ए है ना, ये था, इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू ए, है ना। अब देखो ये अस्केलर है ना, ये क्या है, अस्केलर है, ये अस्केलर है, तो अस्केलर के इंटू ए, तो के बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट से, तो क्या होगा पावर में n हो जाएगा। ये हमारा k था, पावर में n हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कौन सा k a का डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया दिस इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ n स्क्वायर -2n, और इंटू एक और डिटर्मिनेंट है, तो उसका भी पावर ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर है क्या, n-1 होल स्क्वायर, ये होगा, है ना। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो यहां से कंपेयर कर सकते हो 4 और 6। जब ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 का होल स्क्वायर, 3 बार एडजॉइंट तो n-1 का होल क्यूब, 4 बार n-1 के पावर 4 होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थे 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडजॉइंट, ठीक है ना। तो चलो अब इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन है कि इफ a इक्वल टू दिस देन इवेल्युएट दिस, इनका वैल्यू निकालना है। अब सोचो अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज नहीं होते तो इनको निकालना कितना लेंदी होता है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। I3 हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर का हमारा मैट्रिक्स है। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, थर्ड ऑर्डर का है तो 3 - 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू a हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू a हो जाएगा। और ये क्या होता है, ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 होल स्क्वायर। और इसका मतलब क्या है मैं अभी बता रहा हूं। इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए, क्या करना पड़ेगा, सब में डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये है यहां पर क्या होगा 3 - 2, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए हो जाएगा सब में। लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ही निकाल लेते हैं। आप डिटर्मिनेंट निकाल करके देखना, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू -9 आएगा, इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू -9 आएगा। एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा -9 इंटू 100 010 001, है ना। दैट मीन्स
-9 0 0 0 -9 0 0 0 -9। देखो एक स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 स्क्वायर, दैट मीन्स 81। ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए कितना है, 1 2 3 0 3 1 2 1 2। बस क्या करना है, -9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या होगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, दैट मीन्स 81 इंटू 81। ये आंसर होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं ना कि एडज्वाइंट A23 मतलब जो इस मैट्रिक्स का एडज्वाइंट होगा, इस मैट्रिक्स का जो एडज्वाइंट होगा उसका 2-3 एलिमेंट चाहिए, इसका 2-3 एलिमेंट चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या। अच्छा, एडज्वाइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ता है। इसका मतलब ट्रांसपोज करने से जो 2-3 एलिमेंट बना होगा वो किससे बना होगा, 3-2 एलिमेंट से बना होगा, 3-2 एलिमेंट से बना होगा। दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो 3-2 एलिमेंट होगा वही तो एडज्वाइंट ए का 2-3 एलिमेंट बनेगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट। चाहो तो एक बार यार एडज्वाइंट निकाल करके आप देख लो कि 2-3 एलिमेंट क्या आएगा, लेकिन मैं बिना एडज्वाइंट निकाले सिर्फ उस एलिमेंट पर फोकस कर रहा हूं जिसे फाइंड आउट करना है। तो 2-3 निकालना है तो 2-3 किसी के जैसे कोफैक्टर का ट्रांसपोज से आता है ना, तो ट्रांसपोज 3-2 का ही तो 2-3 बनता है, आई का जे हो जाता है ना। तो 2-3 किससे आया होगा, 3-2 से, कोफैक्टर में। इसका मतलब सिर्फ हमें क्या निकालना होगा, अगर हम C32 निकाल लें, 3-2 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने काम हो जाएगा क्या। हाँ सर। अब ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ M32, नेगेटिव ऑफ M32। देख लो M32 है ना, यही है ना 3-2 एलिमेंट, 3-2 एलिमेंट यही है। ये डिलीट 1 -0 दैट मीन्स -1। देख लीजिए एक बार आंसर, -1 ये आंसर होगा। बात समझ आ गया ना, ये अपना आंसर होगा। तो देख लो, ये है एडज्वाइंट से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हालांकि 1-2 प्रॉपर्टी और हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कि ट्रांसपोज करके डैश निकालो, या फिर डैश करके क्या कर रहे हैं, ये क्या लिख दिया सर, एडज्वाइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए होल डैश। बस ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि या तो ट्रांसपोज करके एडज्वाइंट निकाले या एडज्वाइंट निकाल के ट्रांसपोज करे, है ना, दोनों बात बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी 7 है। दिस इज प्रॉपर्टी 8। ये ऑब्जेक्टिव में यूज होगा प्रॉपर्टी 8 कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर डायगोनल में स्केलर आइडेंटिटी सब आ जाता है, या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। समझते हैं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ट्रांसपोज करने से ए डैश इक्वल टू ए आ जाए तो सिमेट्रिक कहलाता है। ट्रायंगुलर आपको याद होगा। इन सब का अगर एडज्वाइंट निकालोगे ना, ये चाहो तो आप लिख लेना कॉपी में स्टेटमेंट कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो एडज्वाइंट आएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एडज्वाइंट आएगा वो ट्रायंगुलर ही आएगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो एडज्वाइंट आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा। बात समझ आ गया ना। तो ये 2 एक्स्ट्रा बात है ना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज एडज्वाइंट की कहानी, और तो आज का टाइम हो चुका है। हम अगली क्लास में देखेंगे इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए उसके फॉर्मूला में एडज्वाइंट यूज होता है, इसलिए एडज्वाइंट पढ़ना बहुत जरूरी था। और एडज्वाइंट से रिलेटेड हमने प्रॉपर्टीज देखा, प्रॉपर्टीज के प्रूफ, है ना, क्या क्या देखे आज कि सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का हम एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के पेपर में शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसमें से पहला किंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी एडज्वाइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडज्वाइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एडज्वाइंट की कहानी समझ आई होगी। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।